गुड इवनिंग ऑल। कल हम म्यूचुअल फंड के बारे में चर्चा कर रहे थे और कल हमने बेसिकली म्यूचुअल फंड के 3 प्रकार जो है वो हमने देखे थे। पहला है इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरा होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, तीसरा होता है डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड में शेयर बाजार का उतार चढ़ाव जो है उसका यहाँ पे कोई भी संबंध नहीं होता, क्योंकि डेट म्यूचुअल फंड शेयर बाजार में निवेश ही नहीं करता। डेट म्यूचुअल फंड ऐसे जगह पे निवेश करता है जहां से उनको इंटरेस्ट काइंड ऑफ रिटर्न्स मिलते हैं और वो आपको कैरी फॉरवर्ड होते हैं। डेट म्यूचुअल फंड में पहला प्रकार जो है वो है डेट म्यूचुअल फंड, यानी कॉर्पोरेट डिबेंचर्स में निवेश करने वाला म्यूचुअल फंड, जिसको हम डेट म्यूचुअल फंड कहते हैं। अगर आप बैंक में एफडी कर रहे हैं तो एफडी से बेहतर रिटर्न्स आपको डेट म्यूचुअल फंड में मिलेंगे। एटलीस्ट 1-8% तो ज्यादा रिटर्न्स आपको डेट म्यूचुअल फंड में मिलेंगे। तो ये कम समय के लिए भी और लंबे समय के लिए भी आप उसमें निवेश कर सकते हैं। रिस्क वाइज लो रिस्क और रिटर्न वाइज भी लो रिटर्न में ये फंड आता है। दूसरा होता है लिक्विड म्यूचुअल फंड। लिक्विड म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपको लिक्विडिटी का बेनिफिट मिलता है। जैसे आप सेविंग में पैसे रखते हैं तो सेविंग में पैसा रखने से हमें क्या मिलता है, तो क्वार्टरली एवरेज आपकी जो सेविंग की अमाउंट है उसका क्वार्टरली एवरेज निकाला जाता है और उस क्वार्टरली एवरेज पे एनुअलाइज 3% तक के रिटर्न्स आपको मिलते हैं, 2.5 से 3%। वहीं पे लिक्विड म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा रखेंगे तो जितने समय के लिए आपने पैसा रखा है, जितना पैसा रखा है उस पे सीधा आपको 3% तक के रिटर्न्स मिलते हैं, एनुअलाइज रिटर्न्स। ठीक है, तो लिक्विड म्यूचुअल फंड का आप अलग अलग प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। पहला है कि अगर आपका कोई ईएमआई जा रहा है, आपके सेविंग अकाउंट से कोई ईएमआई जा रहा है और ईएमआई की तारीख फॉर एग्जांपल 20 तारीख है और आपकी सैलरी जमा होती है 30 तारीख को, तो अगले 20 दिन के लिए आपका पैसा आपके सेविंग अकाउंट पे रहेगा। वहां पे एक संभावना होती है कि हमारे पास सेविंग अकाउंट का डेबिट कार्ड होता है और हमारे फोन में यूपीआई होते हैं, तो पैसा खर्च हो सकता है और एन मौके पे अगर 20 तारीख के दिन 1000, 2000, 5000 कम पड़ गए तो फिर हमें कहीं से जुगाड़ करना पड़ता है और सेविंग अकाउंट में पैसा लाना पड़ता है। बेटर वे कि अगर आपने ये पैसा जो ईएमआई के लिए आपने सुरक्षित रखा था, वो पैसा जैसे ही सैलरी आपकी जमा हो जाती है उस दिन आपने लिक्विड म्यूचुअल फंड में जमा किया और ठीक जिस दिन का ईएमआई है उससे 1 दिन या 2 दिन पहले सेफर साइड आपने वो फिर से अपने सेविंग अकाउंट में पैसा ला के रखा, तो होगा क्या, उससे आपको उतने समय का जो ब्याज है वो सेविंग अकाउंट में ज्यादा नहीं मिलेगा आपको, मगर लिक्विड म्यूचुअल फंड में अच्छा खासा मिलेगा। तो इस प्रकार से भले वो 50 रुपए रहेगा, 40 रुपए रहेगा, मगर हम ये कह सकते हैं कि बूंद बूंद से तालाब बनता है। आपका केवल एक क्लिक का अवकाश है। अगर आप एक क्लिक करते हैं तो वो पैसा सेविंग से लिक्विड म्यूचुअल फंड में जाएगा और लिक्विड म्यूचुअल फंड से फिर से सेविंग पे आ सकता है। और लिक्विड म्यूचुअल फंड में अगर जब आप ट्रेड करते हैं तो वहां पे आपको कोई भी एंट्री या एग्जिट लोड नहीं रहता। अन्य म्यूचुअल फंड्स में अगर आपने 1 साल के अंदर विड्रॉल किया तो जितना पैसा विड्रॉल किया उसका लगभग 1% अमाउंट एज अ ब्रोकरेज या एग्जिट लोड के नाम पे जाता है। लिक्विड म्यूचुअल फंड में वैसा नहीं होता। तो सेविंग में पैसा रखने से जो आपको फैसिलिटी मिलती है लिक्विडिटी की, वही लिक्विडिटी की फैसिलिटी आपको यहाँ मिल सकती है। अगर आप बड़े व्यापारी हैं, उद्योजक हैं, तो कई बार आपके कंपनी के करंट अकाउंट में बहुत सारा पैसा पड़ा होता है और वो रखना पड़ता है, क्योंकि आने वाले 2-3 महीनों की जो सैलरीज है अपने वर्कर्स की सैलरीज, उसका प्रावधान आपको करके रखना पड़ता है। मगर करंट अकाउंट में आपको कुछ ब्याज नहीं मिलता। वही पैसा अगर आपने लिक्विड म्यूचुअल फंड में शिफ्ट किया और एन मौके पे फिर से लिक्विड म्यूचुअल फंड से अपने करंट अकाउंट पे ला के रखा जब आपकी सैलरी देनी है और उस समय आपने वो पैसा फिर से लाया, तो उतने समय का ब्याज जो मिलेगा आपको, ब्याज यानी क्या, रिटर्न्स, तो वो रिटर्न्स का फायदा आपको हो सकता है। शायद आपका एक हाथ दूसरे वर्कर की सैलरी निकल जाए या हेल्पर की सैलरी निकल जाए उसमें से, या फिर आपका लाइट बिल निकल जाए, तो ये भी अमाउंट हो सकती है। ठीक है, कैलकुलेशन करके देखिएगा। सेविंग अकाउंट में 1 लाख 10 दिन के लिए आपने रखा और लिक्विड म्यूचुअल फंड में आपने 1 लाख रुपए 10 दिन के लिए रखा, तो 3% से ही सारा कैलकुलेशन होगा। मगर सेविंग में क्या होगा, क्वार्टरली एवरेज का, यानी 90 दिन का एवरेज निकाला जाता है। भले आपने 2-4 दिन 10 दिन 1 लाख रुपए रखा है और पूरे बाकी 3 महीने से 10 दिन छोड़ दिए जाए तो बाकी सभी दिन आपके अकाउंट में 0 बैलेंस अकाउंट है आपका। तो क्या होगा, तो 10 दिन के लिए 1 लाख रुपए आपने रखे थे ना, तो 1 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 90 डेज किया जाता है। जो अमाउंट आएगी उसका 3 महीने का आपको क्वार्टरली एवरेज इंटरेस्ट दिया जाता है 3% से। और वहीं पे अगर आपने 1 लाख रुपए लिक्विड म्यूचुअल फंड में 10 दिन के लिए रखा तो सालाना 3% से आपका 10 दिन का ब्याज जो भी रहेगा वो आपको डायरेक्ट मिलेगा। तो ये फर्क होता है। मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से होगा। 1 लाख रुपए आपके 10 दिन रहे ना, तो इंटू में 10 करता हूँ
तो 10 दिन के लिए आपका बैलेंस कितना रहा? 10 लाख रुपए, बराबर ना? 10 लाख रुपए 10 दिन का बैलेंस, मतलब 10 दिन तो 1-1 लाख रुपए एवरेज था। तो इसको डिवाइड बाय 90 डेज करना है, तो ये 11,111 हो गया, इंटू 0.03, 333 साल का हो गया, डिवाइड बाय 365, तो एक दिन का ये आ गया। ठीक है, 10 दिन के हिसाब से 9 रुपये 13 पैसे आ गया। और अगर लिक्विड म्यूचुअल फंड में अगर आपने 1 लाख रुपए रखा है तो 10 दिन के लिए रखा है ना, तो 0.03 यानी 3,000 रुपये डिवाइड बाय 365 इंटू 10, तो 82 रुपये यहाँ पे आपको मिलेंगे। मुझसे अच्छा ये बैंकर्स आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि बैंक में कैसे एवरेज आएगा। दूसरी बात है कि वो पैसा लिक्विड म्यूचुअल फंड में जाने से आपके सेविंग में वो पैसा नहीं रहेगा, तो अगर आपको खर्चा भी करना है तो एक स्टेप बीच में ऐड हो जाएगी, पहले लिक्विड से सेविंग में लाओ और सेविंग से फिर खर्चा करो, तो आपके हाथ थोड़े से बांध के रखे हैं खर्च करने में, एक फायदा होता है। लिक्विड म्यूचुअल फंड में इस प्रकार से आप पैसे रख सकते हैं। कुछ लोगों के तो सेविंग में भी 2-3 लाख रुपए पड़े रहते हैं हमेशा, उनको लगता है कि नहीं ये 2-3 लाख रुपए सेविंग में हमेशा रखने, तो सेविंग में ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, इससे अच्छा आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, लिक्विड म्यूचुअल फंड के बाद अगला म्यूचुअल फंड है गिल्ट म्यूचुअल फंड। गिल्ट म्यूचुअल फंड में क्या होता है? गिल्ट म्यूचुअल फंड केवल और केवल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही निवेश करता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में वगैरह निवेश करेगा, अलग अलग प्रकार के गवर्नमेंट से स्कीम रहेंगे उसमें निवेश करेगा। एक तरह से वो कर्ज के रूप में पैसा गवर्नमेंट को देता है, तो यहाँ पे ब्याज और कम मिलेगा, मगर सिक्योरिटी वाइज वो बहुत ज्यादा सिक्योर है। ठीक है, ये गिल्ट म्यूचुअल फंड। उसके बाद है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, जिसमें थोड़ा बहुत इक्विटी का और थोड़ा बहुत डेट का पोर्शन रहेगा। पहला जो प्रकार है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में वो है इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, जिसमें 35% डेट का पोर्शन फिक्स रहेगा, इक्विटी का पोर्शन 65% रहेगा। तो ये म्यूचुअल फंड 65% इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा ही करेगा, उसके पास जितनी भी राशि है उसमें से 65% रकम वो इक्विटी में निवेश करेगा और 35% रकम वो हमेशा डेट कैटेगरी के प्रोडक्ट्स में निवेश करेगा, जो ये तीनों फंड में जिस प्रकार से होता है उस प्रकार से निवेश यहाँ पे होगा 35% में। तो इक्विटी का पोर्शन 65% होने के कारण इक्विटी में जो उतार चढ़ाव आएंगे उसका रिस्क और रिटर्न्स दोनों उसमें अंतर्भूत रहेंगे, मगर 35% डेट का पोर्शन सिक्योर भी है। तो इक्विटी मार्केट ने अगर साल के अंत में 6% माइनस रिटर्न दिया तो भी डेट का पोर्शन अच्छा होने के कारण वहां पे आपको कुछ ना कुछ तो वहां से लाभ होगा। यहाँ पे 6% माइनस होगा तो यहाँ पे 3-3.5% जाएंगे, यहाँ पे आपको 5% भी पकड़ते हैं हम या 6% पकड़ते हैं यहाँ पे डेट में, तो भी 35% का 6% कुछ ना कुछ तो लाभ मिलता रहेगा। और अगर इक्विटी मार्केट ने 15% गेन दिया तो 65% जो इक्विटी में निवेश है उसका 15% रिटर्न्स आपको मिलेगा। उसके साथ साथ डेट का पोर्शन है वहां से भी 5-6% रिटर्न्स आपको मिलते रहेंगे कम से कम। इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में अगर आपको निवेश करना है तो जिनको अगर 3 साल से अधिक निवेश करना है अधिक समय के लिए, मगर बहुत मॉडरेट रिस्क के साथ जिनको निवेश करना है, ज्यादा रिस्क नहीं लेना है मगर थोड़ी रिस्क लेने की क्षमता भी है, तो फिर वो इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स मैंने सालाना 12% 15% भी देखे हैं। ठीक है, इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के बाद अगला नंबर डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का आएगा। यहाँ पे 70% जो है वो डेट का पोर्शन फिक्स है और केवल 30% इक्विटी का पोर्शन है। तो इक्विटी में 30% और डेट में 70% होने के कारण, डेट का पोर्शन ज्यादा होने के कारण ये ज्यादा सिक्योर है। इक्विटी में अगर 10% भी मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पे केवल आपको 3 रुपए का ही घाटा होगा 2 में से, मगर 70% आपका डेट में पोर्शन निवेश होने के कारण वहां पे अगर 6% भी मिलता है तो यहाँ पे 4.5 रुपए 4.25 रुपए मिलेंगे आपको। तो कुल मिला के निगेटिव होने की संभावना लगभग नहीं है। ठीक है, अगला जो नंबर आएगा वो डायनामिक म्यूचुअल फंड का। डायनामिक म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, एसेट एलोकेशन डायनामिक होता है, यानी डेट और इक्विटी का पोर्शन फिक्स नहीं रहता। इसमें पहला जो प्रकार है वो इक्विटी ओरिएंटेड डायनामिक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, जहां पे डेट का पोर्शन 20% फिक्स है, वो 100% तक बढ़ सकता है और इक्विटी का पोर्शन 0 to 80% तक बढ़ सकता है। इस समय उस फंड मैनेजर को ऐसा लगेगा कि इक्विटी मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो हमें निवेश करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, तो वो डेट का पोर्शन कम करते करते 20 तक भी ला सकता है, 20 से कम नहीं होगा, मगर इक्विटी का पोर्शन वो 80% तक बढ़ा सकता है। और जब कभी उसको लगेगा नहीं अभी इक्विटी मार्केट बहुत सैचुरेट है, यहाँ से मार्केट नीचे आने की संभावना ज्यादा है और ऊपर जाने की संभावना कम है,
तो वो इक्विटी का पोर्शन कम करेगा और डेट में शिफ्ट करेगा। तो उससे क्या होगा, उसका मुनाफा जो है वो एक तरह से बुक हो जाएगा। तो एक तरह से आप सस्ते में शेयर लीजिए, ऊपर के दाम पे बेचिए और फिर वो पैसा डेट में शिफ्ट कीजिएगा। फिर बाजार नीचे आने के बाद अगर आपको अवसर लग रहा है, दिख रहा है, तो फिर से डेट से पैसा निकाल के इक्विटी में शिफ्ट करना। तो ये भी अच्छा रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड है। इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड से इक्विटी ओरिएंटेड डायनामिक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड ज्यादा बेहतर है। अगला है डेट ओरिएंटेड डायनामिक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, जहाँ पे 70% जो है वो डेट का पोर्शन फिक्स है, वो भी 100% तक बढ़ सकता है और इक्विटी का पोर्शन 0 to 30% रहेगा, मतलब वो भी कम हो सकता है। सिक्योरिटी के मामले में ये बहुत ज्यादा बेहतर है दूसरे वाले से भी। तो ये हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स है। अभी तक हमने डेट म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के बारे में चर्चा की। अगला जो है वो है इक्विटी म्यूचुअल फंड का नंबर है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में सबसे पहला जो प्रकार है वो है सेक्टरल म्यूचुअल फंड, सेक्टर फंड। सेक्टर फंड में क्या होगा कि पर्टिकुलर सेक्टर में ही निवेश करने के लिए वो डेडिकेटेड रहेगा। तो कोई पावर सेक्टर फंड है, फार्मा सेक्टर फंड है, एफएमसीजी सेक्टर फंड है, ऑटो सेक्टर फंड है, आईटी सेक्टर फंड है, बैंकिंग सेक्टर फंड है, ऐसे पर्टिकुलर सेक्टर में ही निवेश करने वाला म्यूचुअल फंड रहेगा। तो वो सेक्टर के बाहर निवेश नहीं करेगा। बैंकिंग एंड फाइनेंस वाला सेक्टर फंड है तो वो बैंकिंग एंड फाइनेंस में ही निवेश करेगा, उन्हीं कंपनियों के शेयर्स खरीदेगा। अगर ऑटो सेक्टर ऊपर जा रहा है तो भी ऑटो सेक्टर में वो निवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सेक्टरल म्यूचुअल फंड है। ठीक है, इसमें रिस्क ज्यादा है, क्योंकि कोई सेक्टर लंबे समय तक ऊपर रह सकता है या लंबे समय तक नीचे भी रह सकता है। तो अगर किसी सेक्टरल म्यूचुअल फंड में अगर आप अटक गए और वो नीचे आ रहा है तो आपको लंबे समय तक रुकना भी पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा समय के लिए निगेटिव रिटर्न्स और बहुत ज्यादा समय के लिए अच्छे रिटर्न्स, ये दोनों संभावनाएं उसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये ज्यादा फेमस नहीं है, पहले ये फेमस हुआ करते थे मगर आज उतने पॉपुलर नहीं है। किंतु फिर भी बैंकिंग सेक्टर वाले जो म्यूचुअल फंड है, आईटी सेक्टर वाले म्यूचुअल फंड है, ये ज्यादा पॉपुलर है इन सेक्टर म्यूचुअल फंड में। सेक्टर म्यूचुअल फंड के बाद अगला जो म्यूचुअल फंड का प्रकार है वो है टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स, जिनको ELSS यानी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स के नाम से जाना जाता है। टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि अगर आपने इस प्रकार के म्यूचुअल फंड में निवेश किया है तो आपका पैसा 3 साल के लिए लॉक हो जाता है, मतलब बीच में आप पैसा निकाल नहीं सकते उस फंड से, मगर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। इनकम टैक्स एक्ट अंडर 80C आपको 1.5 लाख रुपए का जो प्रावधान मिलता है निवेश का, उस 1.5 लाख रुपए में जो भी प्रकार के निवेश आप कर सकते हैं एज पर इनकम टैक्स रूल, तो वहां पे आप निवेश कर सकते हैं। तो उसमें ये भी है टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड। तो आपका जो एनुअल इनकम है उसमें से टैक्सेबल इनकम है, उस टैक्सेबल इनकम में से 1.5 लाख रुपए आपके माइनस हो जाएंगे। ये एग्जम्पशन मिलेगा आपको टैक्स में। ठीक है, केवल उस 1.5 लाख में केवल ELSS का ही प्रावधान है क्या? नहीं, तो आप उसमें PF, PPF, चाइल्ड ट्यूशन फी, होम लोन का प्रिंसिपल, ये भी उसमें आएगा उस 1.5 लाख में, इंश्योरेंस भी उसमें आएगा। हाँ, सब मिल के 1.5 लाख रुपए। तो डिडक्शन अगर आपका हो रहा है इसके अंदर 1.5 लाख के अंदर, तो वो पैसा आप दिखा सकते हैं कि हाँ मैंने अंडर सेक्शन 80C वाले प्रोडक्ट्स में निवेश किया है, तो यहाँ से मुझे 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलने वाली है और उसका आप एग्जम्पशन ले सकते हैं। भले ही आप अभी मैंने जो डिस्कस किया उन सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स में अगर आपने मिल के 5 लाख भी निवेश किया है तो भी 1.5 लाख रुपए तक का ही एग्जम्पशन आपको वहां पे मिलेगा। ठीक है, केवल 1.5 लाख रुपए तक का एग्जम्पशन अलाउड है। अभी विषय निकला है इनकम टैक्स का, तो शेयर मार्केट और इनकम टैक्स, इसका कैसा रिलेशन है और शेयर मार्केट में निवेश करने से या म्यूचुअल फंड में निवेश करने से आपको जो गेन मिलता है उस गेन पे टैक्सेशन कैसे होता है, इसका भी हम थोड़ा विचार करेंगे। ELSS के बारे में और कुछ बताऊं तो ये कहूंगा कि ये टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड है, इसमें 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड होता है। 3 साल के बाद ही आपके जो यूनिट्स है वो फ्री हो जाएंगे बेचने के लिए। अगर आप उसमें SIP करते हैं, इमेजिन कीजिए कि साल भर आपने SIP की उसमें, तो पहले साल जो आपने पहले मंथ में निवेश किया है उस समय जितने यूनिट्स आपने प्राप्त किए हैं वो यूनिट्स 36 महीनों के बाद रिलीज होंगे। निवेश के बाद 36 महीने आपको रुकना पड़ेगा, उसके बाद वो लिक्विडेट करने के लिए फ्री हो जाएंगे, बेचने के लिए या रिडम्पशन के लिए फ्री हो जाएंगे। ठीक है, इमेजिन कीजिए कि आपने अगर टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में 3 साल लगातार निवेश किया है SIP के द्वारा, हर महीने आपने 5-5 हजार रुपए की SIP की है, तो कुल मिला के 1 साल में 60,000 रुपए का आपका निवेश हो जाएगा। अगले 3 साल में 1,80,000 रुपए का आपका निवेश हो जाएगा। तो हर साल आपने 60,000 रुपए इसमें निवेश किए हैं, तो इसका आपने एग्जम्पशन लिया है अंडर सेक्शन 80C,
तो आपको मिलेगा जरूर। अभी 3 साल में यानी 36 महीनों में अगर आपने 5-5 रुपए हर महीना निवेश किया है तो 37वें महीने में केवल जो फर्स्ट महीने में जितना आपने निवेश किया था उस द्वारा आपको जितने यूनिट्स मिले थे वो यूनिट्स फ्री हो जाएंगे लिक्विडेट करने के लिए, यानी बेचने के लिए उतने यूनिट्स ही आपको फ्री मिलेंगे, बाकी लॉक रहेंगे। और 1 महीना गुजरने के बाद दूसरे महीने में जो आपने निवेश किया था वो फ्री हो जाएगा, ठीक है। और जैसे आगे आगे हम बढ़ेंगे तो आखिर का जो आपने SIP किया था तीसरे वर्ष में आखिरी महीने में, उसका अगले 3 साल के बाद वो भी फ्री हो जाएगा। तो अभी टैक्सेशन का विषय निकला है तो थोड़ा सा इनकम टैक्स के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे हम। एज पर इनकम टैक्स गाइडलाइन आपको 5 प्रकार के इनकम सोर्सेज होते हैं। इनकम टैक्स के परिभाषा से 5 प्रकार के इनकम के प्रकार होते हैं जिसपे इनकम टैक्स आपको भरना पड़ता है। पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, तीसरा होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, चौथा होता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, पांचवा होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम सैलरी हम समझ सकते हैं, सैलरी से मिलने वाला उत्पन्न ये टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, प्रोफेशनल चार्जेस आपको मिल रहा है तो वो भी टैक्सेबल है। तीसरा होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी कोई आपने जमीन जायदाद रेंट पे दी है तो उसके ऊपर जो आपको रेंटल इनकम मिल रहा है वो भी टैक्सेबल होता है। चौथा होता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, यानी कोई माल मत्ता, इस्टेट या एसेट आपने बेची है और उस बेचने के बाद उस खरीदने की कीमत और बेचने की कीमत, इसमें जो डिफरेंस है, प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट के ऊपर भी आपको टैक्स भरना पड़ता है, जिसको हम कैपिटल गेन के अंतर्गत उसको देखते हैं। शेयर मार्केट से मिलने वाला प्रॉफिट एक कैपिटल गेन टैक्स के अंदर आएगा। उसके साथ साथ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी अगर आपने बेची है, खरीदी हुई कीमत और बेची हुई कीमत, उसका जो डिफरेंस है उसमें फिर इंडेक्सेशन होगा और इंडेक्सेशन के बाद जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस के ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ता है, ठीक है। अभी हमारा विषय रियल एस्टेट का नहीं है इसलिए मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। शेयर मार्केट में अगर आपने कोई शेयर खरीदा है और फिर आप बेच रहे हैं तो उसमें जो डिफरेंस रहेगा प्रॉफिटेबल, तो उस पर भी आपको टैक्स भरना पड़ता है, मगर उसका कैलकुलेशन कैसे रहेगा इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। पांचवा जो प्रकार है इनकम का वो है अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस यानी आपको गिफ्टेड मनी मिला है, कोई बख्शिश मिला है, कौन बनेगा करोड़पति में आप जीत गए तो वहां से कुछ पैसा मिला है, कोई लॉटरी खरीदी थी वहां से पैसा आपको मिला है, या फिर आपने बैंक में एफडी की थी और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला है तो वो इंटरेस्ट भी अदर सोर्सेस में कैलकुलेट होता है, अदर सोर्सेस में गिना जाता है, ठीक है। तो ये 5 प्रकार के इनकम टैक्स होते हैं इनकम टैक्स के परिभाषा के हिसाब से। इनकम टैक्स के स्लैब पता है आपको, पिछले साल के स्लैब कैसे थे? तो 2.5 लाख रुपए तक का जो इनकम है आपका नील पकड़ा जाता है। 2.5 लाख से 5 लाख तक का इनकम 5% उस पर टैक्स होता है। 5 लाख से 7.5 लाख के ऊपर आपको 10% टैक्स भरना पड़ता है। 7.5 लाख से 10 लाख के दरमियान में आपको 15% टैक्स भरना पड़ता है। 10 लाख से 12.5 लाख तक के अमाउंट पे आपको 20% टैक्स भरना पड़ता है और 12.5 लाख से 15 लाख तक के अमाउंट पे 25% आपको टैक्स भरना पड़ता है और अबव 15 लाख जो भी अमाउंट रहेगी उस पे आपको 30% टैक्स भरना पड़ता है। तो अभी आपका इनकम कौन से स्लैब में आता है और कितना आता है उसके ऊपर आपका टैक्सेशन तय होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका इनकम अगर 9 लाख रुपए है तो आप कौन से स्लैब में आएंगे? 15% के टैक्स में आएंगे। तो आपको कितना टैक्स भरना पड़ेगा? तो पूरे 9 लाख के ऊपर आपको 15% टैक्स भरना पड़ेगा क्या? तो नहीं। जो भी अगर आप 9 लाख रुपए सालाना कमा रहे हैं तो पहले उसमें से 2.5 लाख रुपए नील रहेंगे। हाँ, हर एक स्लैब वाइज है वो, ठीक है। ऊपर के 2.5 लाख से 5 लाख तक का जो अमाउंट है उसके ऊपर आपको 5% भरना है। मतलब इस स्लैब में आपके पूरे 2.5 लाख समा जाते हैं। तो पूरे 2.5 लाख समाएंगे तो उस पे 5%, 5 से 7.5 में भी आपके पूरे 2.5 लाख बन जाते हैं तो उस पे वहां पे 10%। 7.5 लाख से 10 लाख में जो 2.5 लाख रुपए आते हैं उसमें से केवल आपका 9 लाख तक का ही प्रॉफिट है ना, तो 1.5 लाख ही उसमें आएंगे। तो इस स्लैब में जो 1.5 लाख आएंगे उस पे आपको 15% भरना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? एक पानी का ड्रम है, उस पानी के ड्रम में मार्किंग किया गया है। तो पहले 2.5 लीटर का है, उसके बाद 5 लीटर का एक मार्किंग है, 7.5 लीटर का मार्किंग है और 10 लीटर का मार्किंग है, 12.5 लीटर का मार्किंग है, 15 लीटर का मार्किंग है, ठीक है। तो आप अगर ऊपर से पानी डालेंगे तो सबसे पहले नीचे जाके बैठेगा पानी। तो अगर आपने 9 लीटर पानी डाला तो पहले जो 2.5 लीटर का पानी है उस पे आपको कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। उसके ऊपर जो 2.5 लीटर बैठेगा 5 लीटर के तक, 2.5 लीटर से 5 लीटर तक के दरमियान जो 2.5 लीटर, हाँ, उस पर आपको 5% भरना पड़ेगा। मतलब 2.5 लाख का 5%। उसके ऊपर जो 2.5 लाख आएगा 5 से 7.5 लाख के दरमियान में, पूरे 2.5 लाख बैठते हैं ना उसमें, तो उस पर 10%।
तो पहले 2.5 लाख माफ, अगले 2.5 लाख पे कितना आएगा? 12,500 रुपये यहाँ पे आएगा। अगले 2.5 लाख पे कितना आएगा? 10%, यानी सीधा आप 25,000 रुपये टैक्स पकड़ो, बराबर ना। 5 से 7.5 लाख के दरमियान जो 2.5 लाख है उस पे 10% यानी 25,000 रुपये, और ऊपर का कितना आएगा? 1.5 लाख रुपए आएगा, है कि नहीं? तो 1.5 लाख रुपए इंटू 0.15, 15%, तो ये 22,500 रुपये आएंगे। कुल मिला के आपकी 60,000 रुपये की टैक्स लायबिलिटी है, ठीक है। तो अभी 9 लाख में से कुछ रकम अगर आपने अंडर सेक्शन 80C में रखा, कुछ ELSS में रखा, कुछ PF PPF में रखा, कुछ होम लोन का प्रिंसिपल जा रहा है आपका, कुछ लाइफ इंश्योरेंस में जिससे जा रहा है आपका, कुछ ट्यूशन फी भर रहे हैं आप, तो कुल मिला के 1.5 लाख रुपए आपका कवर हो रहा है उसमें। एक में रखो या सब में मिलके 1.5 लाख रुपए रखो, सब में मिलके आपने 5 लाख भी डाले होंगे तो भी 1.5 लाख रुपए तक का ही आपको इनकम टैक्स में एग्जम्पशन मिलेगा। तो अभी क्या होगा? अभी 60,000 रुपये आपका टैक्स जा रहा है, तो जो 1.5 लाख रुपए आप माइनस करेंगे 9 लाख में से, तो ऊपर के स्लैब में से माइनस होते हैं, तो 9 लाख माइनस 1.5 लाख करो, फिर आपका इनकम कितना आएगा? 7.5 लाख। तो 7.5 लाख इनकम आएगा, तो उसमें से पहले 2.5 लाख माफ, अगले 2.5 लाख पे 5%, अगले 2.5 लाख पे 10%, अगले 2.5 लाख पे तो कुछ आएगा ही नहीं। 7.5 तक ही आपका इनकम आया ना, तो यहाँ तक तो आपका 10% ही है। अगर 5 रुपए भी एक्स्ट्रा आते हैं 7.5 के ऊपर, तो ऊपर के 5 रुपए पे आपको 15% टैक्स भरना है। क्लियर? तो सीधा सीधा जो भी आपका माइनस होगा, आपका हायर स्लैब जो है उस स्लैब में से आपके वो 1.5 लाख रुपए माइनस होंगे शायद, क्योंकि अगर आपका इनकम वैसे भी 8 लाख का है तो आपके 8 लाख में से 1.5 लाख गए तो आपका कितना बचेगा? 6.5 लाख। तो ऊपर के जो 50,000 रुपए जो थे 7.5 से 10 में थे वो बच गए आपके, और इस स्लैब में से आपके 1 लाख गए, है ना। तो जितना भी बचेगा उतना आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो अभी 60,000 रुपये वैसे टैक्स है, अभी कितना आएगा? 12,500 रुपये प्लस 25,000 रुपये, 37,500 रुपये ही टैक्स पड़ा आपको, ऊपर का टैक्स नहीं ना। अभी 9 लाख का इनकम है आपका, तो ऊपर का जो 1.5 लाख रुपए था जिसपे 15% आपने मतलब 22,500 रुपये टैक्स भरा था, वो बच गया आपका। तो सीधा सीधा 22,500 रुपये आपके बच गए। और पिछले कम से कम 7 साल या 8 साल तक के रिकॉर्ड आप मेंटेन करो इनकम टैक्स का। 8 साल के पुरानी जो फाइल है वो नहीं निकालते वो, मगर उन्होंने स्क्रूटनी चालू की ना, तो 8 साल तक के सभी टैक्स रिकॉर्ड वो उसकी छन्नी करेंगे, वो चेक करेंगे, आपके रिकॉर्ड देखेंगे, आप वहां पे सही रिकॉर्ड नहीं मेंटेन कर पाए और आप मैंने टैक्स क्यों नहीं इतना ज्यादा पेड किया, ये अगर सही से नहीं बता पाए तो आप गए काम से। तो इनकम टैक्स ये आपकी जिम्मेदारी है, इससे भागिए मत। आज भागेंगे तो कल ज्यादा पछतावा होगा। तो हमेशा उसका जो टैक्सेशन है वो सटीकता से, ठीक से, सही राय लेके वो टैक्सेशन पे भरिए। आप कुछ नहीं हुआ, समझ में नहीं आ रहा है तो सीधा इनकम टैक्स के ऑफिस में जाइए, वहाँ पे जो कंसल्टेंट ऑफिसर रहेंगे उनसे बात कीजिएगा, वो आपको बताएंगे क्या करना चाहिए, कैसे होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रॉफिट कमाते हैं और टैक्स नहीं ठीक से पेड कर रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। शेयर मार्केट में आप पैसा कमा रहे हैं, बाकी आपका जो रेंट का इनकम आ रहा है या बाकी जो आपका सैलरी का इनकम है वो तो सीधा फ्लैश होता है इनकम टैक्स के साइड पे, उनको पता चल जाता है। उसके ऊपर आपने टैक्स भी पेड किया और आपने शेयर मार्केट के ऊपर जो आपको इनकम मिला है उस पर अगर आपने टैक्स नहीं पेड किया तो जब कभी नोटिस आएगी तब सारा वसूल करेंगे वो। ठीक है, आपकी स्ट्रैटेजी आप बनाएंगे ना कोई शेयर मार्केट में ट्रेडिंग की या म्यूचुअल फंड में ट्रेडिंग की, इन्वेस्टमेंट की, तो उस स्ट्रैटेजी में इनकम टैक्स का भी जो टैक्सेशन जो है उसका भी प्रावधान कीजिएगा, उसका पैसा बाजू में रखिएगा, लिक्विड म्यूचुअल फंड में शिफ्ट कीजिएगा। ये पैसा आपका नहीं है, आप कंपाउंडिंग इफेक्ट से उसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं कोई बात नहीं, मगर एंड ऑफ द ईयर जो भी कैलकुलेशन होगा उस हिसाब से उतनी अमाउंट की पैसे लिक्विडेट कीजिएगा। भले आपके शेयर्स में निवेश हो, अगर प्रॉफिट रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो आपको वैसे भी एग्जिट करना पड़ेगा, वो पैसा पहले भरना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जेब में से वो पैसा भरो। अगर आप वो पैसा नहीं निकालना चाहते, जो प्रॉफिट का पैसा मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, तो उतने अमाउंट का जो दूसरे इनकम से जो आपको पैसा मिल रहा है उस पर भी आप इनकम टैक्स भर रहे हैं, जो बचा हुआ पैसा है उसमें से वो पैसा पेड करो और इनकम टैक्स पूरा भरो। ऐसा ना हो कि आपने पैसा नहीं भरा और आपने पैसा खर्च किया, प्रॉफिट हुआ और पैसा खर्च किया। उससे मुझे एक कथा सोचती है, वो कथा ये है कि बबन एक दिन एक हलवाई की दुकान में जाता है और हलवाई को पूछता है कि ये मोतीचूर लड्डू कैसे दिए। वो बोलता है 300 रुपए किलो। तो वो बोलता है ठीक है 1 किलो पैक करो। फिर हलवाई 1 किलो मोतीचूर के लड्डू पैक करने के लिए लेता है। तभी उसकी नजर जाती है बालूशाही पे। तो वो पूछता है कि हलवाई से भैया बालूशाही कैसे देंगे? तो वो बोला ये भी 300 रुपए किलो। तो एक काम कीजिएगा,
मोतीचूर लड्डू रहने दीजिए, मुझे अभी बालूशाही पैक करके दीजिए। तो ठीक है, वो बालूशाही पैक करने के लिए लेता है, तभी उसकी नज़र मैसूर पाक पे जाती है। तो पूछता है कि भाई ये मैसूर पाक कैसे देगा? तो वो बोलता है मैसूर पाक भी 300 रुपये किलो। तो अभी काम कीजिएगा, बालूशाही कैंसिल कीजिएगा और जो मैसूर पाक है वो 300 रुपये किलो का वो 1 किलो कर दीजिएगा। वो फिर मैसूर पाक पैक करने के लिए लेता है, तभी उसकी नजर आती है जलेबी पे। वो बंद पूछता है जलेबी कैसे देंगे? तो अभी जो हलवाई है वो गुस्सा होता है, मगर वो बोलता है 300 रुपये किलो, फाइनल बोलो क्या करना है? हाँ भैया काम करो, वो मैसूर पाक कैंसिल करो, जलेबी दो 1 किलो दीजिए। फिर वो जलेबी पैक करता है और पैसा ना देते हुए निकलने लगता है। तो हलवाई उसको पूछता है अरे पैसा दो। तो बोलता है किसका पैसा? अभी जो जलेबी तुमने ली वो। अरे वो जलेबी तो मैंने मैसूर पाक के रिप्लेसमेंट में लिया। तो फिर वो मैसूर पाक का पैसा दो। मैसूर पाक तो मैंने बालूशाही के रिप्लेसमेंट में लिया था। तो फिर बालूशाही का पैसा दो। बालूशाही तो मैंने मोतीचूर के रिप्लेसमेंट में लिया था। तो फिर बोलता है अरे भाई मोतीचूर के तो पैसे दो। तो बोलता है मैंने वो लिया ही नहीं है। वो हलवाई भी उसको पकड़ेगा और धोएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपको पकड़ेगा और धोएगा। तो आपको पैसा प्रॉफिट किया है आपने और किसी में निवेश किया है और उसका वैल्यू थोड़ा नीचे आया है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि अरे वो तो मैंने शेयर यहाँ पे निवेश किया तो पैसा प्रॉफिट वाला, वो अभी थोड़ा सा डाउन चल रहा है। वो आप मत बताइए। जो रियलाइज गेन है उस पे ऊपर आप टैक्स भरो, सिंपल विषय। क्लियर? अभी इनकम टैक्स के बारे में हमने थोड़ी चर्चा की। तो 5 प्रकार के इनकम के सोर्सेस होते हैं। शेयर मार्केट में मिलने वाला जो प्रॉफिट है वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में आता है। अंडर सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए तक का एग्जम्पशन मिलता है इनकम टैक्स में से। जो भी आपका नेट इनकम है उसमें से 1.5 लाख माइनस होंगे अगर आपने अंडर सेक्शन 80C वाले इन प्रोडक्ट्स में निवेश किया है। ELSS यानी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स, या फिर PF, PPF, या फिर होम लोन का प्रिंसिपल, या फिर लाइफ इंश्योरेंस, या फिर चाइल्ड ट्यूशन फी। ठीक है, अभी रहा सवाल इनकम टैक्स का और शेयर मार्केट का। तो शेयर मार्केट से जो इनकम आपको मिलेगा वो कैपिटल गेन के अंदर आएगा। केवल शेयर मार्केट नहीं, शेयर मार्केट के साथ साथ म्यूचुअल फंड से मिलने वाला इनकम भी आपको कैपिटल गेन के अंतर्गत गिना जाएगा। तो प्रॉफिट फ्रॉम इक्विटी मार्केट, इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, डेरिवेटिव मार्केट, कमोडिटी डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव मार्केट ट्रीटेड एज अ कैपिटल गेन, एज वेल एज डेट म्यूचुअल फंड्स आर आल्सो ट्रीटेड एज अ कैपिटल गेन, बट उसका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा अलग प्रकार से रहेगा। तो जिनका सिमिलर काइंड ऑफ कैलकुलेशन है वो मैं अभी यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। इट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। कैपिटल गेन 2 प्रकार से डिवाइड होता है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और दूसरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, LTCG और STCG। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी प्रॉफिट बुक आफ्टर 1 ईयर। अगर आपने कोई शेयर खरीदा है या कोई म्यूचुअल फंड खरीदा है, इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड और इक्विटी म्यूचुअल फंड, अगर आपने वो निवेश करने के बाद 1 साल के बाद प्रॉफिट बुक किया, निवेश किया 1 लाख रुपए, 1 साल से ज्यादा यानी टेक्निकली 365 दिन से अधिक समय के लिए आप रुके, 370 दिन भी रुके आप और एग्जिट करते हैं, तो जो प्रॉफिट रहेगा, मतलब 1 लाख रुपए निवेश किया और अभी आपको 1.5 लाख मिले, मतलब नेट प्रॉफिट कितना मिला? 50,000 रुपीज। तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आएगा, क्योंकि 1 साल से अधिक समय के लिए आप रुके। भले आप 365 दिन के बाद 2 दिन के बाद एग्जिट करो या फिर 10 साल के बाद एग्जिट करो, ठीक है, जो प्रॉफिट होगा उस पे आपको 10% टैक्स पेड करना है, फ्लैट। आपका ये इनकम टैक्स का स्लैब कैसा है उससे कोई मतलब नहीं, ये अलग से कैलकुलेट होगा। उसमें भी केवल फिर से 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट टैक्स एग्जम्प्ट है। जिस दिन आपने प्रॉफिट बुक किया उस दिन से 365 दिन से अधिक समय पहले अगर आपने कोई वो स्टॉक खरीदा है, म्यूचुअल फंड खरीदा है, इक्विटी म्यूचुअल फंड खरीदा है और आज वो बुक किया है इस साल में, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आएगा। सभी प्रकार के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, कुछ म्यूचुअल फंड में या फिर कुछ स्टॉक में आपने जो भी गेन किया है LTCG, पहला 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट पर पैन एग्जम्प्ट रहेगा। ऊपर के पैसे पे आपको 10% टैक्स पेड करना है। यानी आपने 4 साल पहले कुछ स्टॉक्स खरीदे हैं या म्यूचुअल फंड खरीदे हैं, आज बेचे, आपको कुल मिला के 3 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ। इन्वेस्टमेंट अमाउंट थी 2 लाख की, आज बेची वो अमाउंट थी 5 लाख की, आपको 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो 1 लाख रुपए प्रॉफिट एग्जम्प्ट रहेगा। अगले 2 लाख के ऊपर आपको 10% टैक्स पेड करना है, यानी सीधा 20,000 रुपए आपको टैक्स पेड करना है। क्लियर? और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आएगा, मतलब क्या, 1 साल से पहले अगर आपने प्रॉफिट बुक किया है, कोई शेयर खरीदा है 1 साल के पहले बेचा है, 364 दिन रख के भी बेचा है, तो भी वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आएगा अगर प्रॉफिट होता है तो। ठीक है,
डेरिवेटिव मार्केट, करेंसी डेरिवेटिव और कमोडिटी डेरिवेटिव तो बाय डिफॉल्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आएंगे, क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरेशन जो होता है वो 3 महीने 4 महीने से ऊपर नहीं होता है यूजुअली, तो वो बाय डिफॉल्ट कहाँ पे आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जो भी प्रॉफिट होगा वो पहले रुपए से, वहां पे कोई एग्जम्पशन का स्लैब नहीं है, पहले रुपए से 15% आपको टैक्स पेड करना है, ये इररेस्पेक्टिव ऑफ स्लैब है। 2018 से पहले आपने 1 साल के बाद कोई भी शेयर बेचा या कोई भी म्यूचुअल फंड बेचा, जो भी प्रॉफिट मिलता था, अगर कोई 1 साल में 5 गुना शेयर बढ़ता है और आपने 10 लाख रुपए लगाए हैं और 10 लाख के सीधे 50 लाख भी होते थे ना, मोर देन 1 ईयर अगर आप रुकते थे तो पूरा का पूरा इनकम टैक्स फ्री हुआ करता था। कब की बात कर रहा हूं मैं, 2018 के पहले। अप्रैल 2018 के बाद ये चेंज हो गया। तो ये क्यों हुआ करता था मैं आपको बता दूं। अगर कोई आप शेयर खरीदते हैं, ये लॉजिक क्या था, अगर मैंने कोई शेयर खरीदा है 2016 में, मई 2016 में शेयर खरीदा और मैंने अगर जून 2017 में शेयर बेचा, तो मैं कुल मिला के 13 महीने रुका मार्केट में। तो इस 13 महीने में या मैं कम से कम 1 साल रुका, तो 1 साल में आप उस कंपनी के मालिक हुआ करते थे। अगर आपके पास शेयर है तो आप कंपनी के मालिक है ना, ओनर से। तो उस दरम्यान में आपके कंपनी ने साल, कोई भी साल किधर से किधर भी पकड़ो, 1 साल में एक बार तो ऐसा दिन आएगा ही ना कि जिस दिन आपकी कंपनी ने इनकम टैक्स पेड किया, तो फिर आपको वो एग्जम्प्ट हुआ करता था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 100% एग्जम्प्ट था। तो हुआ क्या, बहुत सारी शेल कंपनीज का उदय हुआ और उन शेल कंपनीज ने क्या किया, उनका खुद का कुछ प्रोडक्शन नहीं था, वो क्या करते थे, दूसरे कंपनियों के शेयर खरीदते थे इक्विटी मार्केट में, पेनी स्टॉक्स में निवेश करते थे, शेयर खरीद के रखते थे, 1-2-3 साल रुकते थे, फिर ऑपरेटर द्वारा उस शेयर को भगाते थे, ऊपर लेके जाते थे। ऑपरेटर लोग क्या करते हैं, डमी ट्रेड करवाते हैं और शेयर के प्राइस हाइक करते हैं, फिर हर बार 10-10 हजार लोगों को मैसेज भेजते हैं कि ये शेयर खरीद लो, ये ऊपर जाएगा, वो शेयर खरीद लो, ऊपर जाएगा, और फिर वो ऊपर लेके जाते थे। तो जितने जितने लोगों के पास वो मैसेज जाते थे, 10,000 लोगों को मैंने इस स्लैब में मैसेज भेजा इस सीजन में, तो 10,000 में से 2,000 लोग तो फॉलो करते थे उस मैसेज को और देखते थे कि उस स्टॉक में क्या हुआ। फिर उनका विश्वास बैठ जाता था कि ये शेयर भाग रहा है, ऊपर जा रहा है, ये कॉल सही है। तो बाद में अगर उसको फिर से कॉल आता था कि अभी ये शेयर इस दायरे रेंज में खरीदो और इसके ऊपर यहाँ तक जाएगा, तो लोग खरीदते थे और वो खरीदने के लिए आते थे। तब ये शेल कंपनी वाले लोग थे जो थे, 1.5-2 साल के बाद वो स्टॉक ऊपर की तरफ बेचते थे और फिर लोगों को वो शेयर थमा के वो भाग जाते थे प्रॉफिट लेके, और जो भी प्रॉफिट हुआ वो पूरा टैक्स फ्री था, तो वो पूरा वाइट करते थे पैसा। तो सरकार को ये समझ में आ गया कि यहाँ पे बहुत गफला हो रहा है, बहुत ज्यादा ब्लैक मनी जनरेट हो रहा है और बहुत सारी शेल कंपनीज है जिनका वास्तविकता में कहीं पे अस्तित्व ही नहीं है, ऑन पेपर कंपनीज है। तो फिर उन्होंने ये जो प्रावधान था वो बंद करवा दिया और शेल कंपनीज को सील करना शुरू किया, बंद करना शुरू किया। तो आपको पता रहेगा ना, आपने न्यूज सुनी होगी कि 2 या 3 लाख से ज्यादा शेल कंपनीज मोदी गवर्नमेंट ने पूरे बंद करवा दिए, स्ट्रिक्ट किया। तो बहुत स्कैम होते थे उस समय, ठीक है। तो कोई भी अगर आप स्ट्रैटेजी के साथ मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, तो टैक्स के बारे में भी आप सतर्क रहिएगा और समय रहते टैक्स भरिएगा। उसके साथ साथ मैं और एक चीज इसके साथ जोड़ूंगा, अगर आपको लॉस होता है तो लॉस भी आपको शो करना पड़ेगा। अगर आप लॉस शो करते हैं तो अगले 7 सालों तक वो लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, किंतु इससे पहले आपको वो लॉस शो करना पड़ेगा। आपका लॉस हुआ है मगर आपने वो शो नहीं किया है, तो अगले साल अगर जो प्रॉफिट आपको मिलेगा उस प्रॉफिट पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल के साथ ये बताता हूँ। अगर आपने इक्विटी मार्केट में कुछ ट्रेडिंग किया है और आपको समझ लीजिए कि पूरे साल भर में 30,000 रुपए का लॉस हुआ है, तो वो लॉस आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, तो वो शो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने वो शो किया है तो अगले साल अगर इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग के साथ आपको अगर 50,000 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो आप ये बोल सकते हैं कि पिछले साल का 30,000 रुपए का लॉस था जो मैंने शो किया था, इस साल का 50,000 रुपए का प्रॉफिट, तो केवल मैं 20,000 रुपए के प्रॉफिट पर ही टैक्स भरने के लिए बाध्य हूँ, ठीक है। तो इसके साथ आप केवल 20,000 रुपए पे ही टैक्स आपको भरना पड़ेगा। अगर इस साल आपको 20,000 रुपए का ही प्रॉफिट हुआ, तो फिर भी पिछले साल आपका 30,000 रुपए का लॉस था, इस साल का 20,000 रुपए का प्रॉफिट है, तो अभी भी आप 10,000 रुपए लॉस में ही है। तो उसके अगले साल अगर आपको 20,000 रुपए का और प्रॉफिट होता है, तो आप केवल 10,000 रुपए पे ही टैक्स भरना है आपको। तो जैसे आप टैक्स पेड करते वक्त इक्विटी मार्केट में जो प्रॉफिट हुआ है, वो प्रॉफिट जैसे शो करते हैं वैसे लॉस भी शो करना है। उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट जनरेट होता है
वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट आपको दिखाना है इनकम टैक्स को एक तरह से, तो उनके पास आपने वो रजिस्टर किया है लॉस, ठीक है। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि इक्विटी सेगमेंट में आपने ट्रेडिंग किया है और डेरिवेटिव मार्केट में भी आपने ट्रेडिंग किया है, और कल जाके डेरिवेटिव मार्केट में आपको 50,000 रुपए का लॉस है और इक्विटी मार्केट में पूरे साल भर में आपको 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है, तो आपको कितना टैक्स भरना पड़ेगा? तो पूरे 1.5 लाख रुपए के ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। दो सेगमेंट के अलग अलग प्रॉफिट लॉस मर्ज नहीं होते। डेरिवेटिव मार्केट का 50,000 रुपए का लॉस जो है वो आप शो कीजिएगा। उसके अगले साल अगर डेरिवेटिव मार्केट में ही आपको 40,000 रुपए का प्रॉफिट होता है तो आप उस पर टैक्स ना दीजिएगा और वहां पे बताइएगा कि और भी मैं 10,000 रुपए घाटे में ही हूँ, अगले साल देखेंगे। मगर इक्विटी का प्रॉफिट डेरिवेटिव के लॉस के साथ कंपनसेट नहीं होता, वो माइनस नहीं होता, ठीक है। जो भी लॉस डेरिवेटिव में हुआ है वो अगले साल डेरिवेटिव के प्रॉफिट के साथ ही वो कैंसिल होगा। अगले साल इक्विटी के साथ आपका प्रॉफिट हुआ है तो उस पर आपको पूरा टैक्स भरना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे अगले साल प्रॉफिट हुआ है इक्विटी मार्केट में 5 लाख रुपए का और डेरिवेटिव मार्केट में 50 रुपए का पिछले साल का लॉस है, तो वो आपको उसका वेवर नहीं मिलेगा। डेरिवेटिव का लॉस डेरिवेटिव के साथ आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, मतलब लॉस फॉरवर्ड होगा, तो अगले 7 साल तक आप आपका लॉस भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और आगे जो प्रॉफिट होगा उसमें से वो माइनस कर सकते हैं, मगर वो शो करना अनिवार्य है। म्यूचुअल फंड का प्रॉफिट लॉस उसी प्रकार से म्यूचुअल फंड के साथ ही कंपनसेट होगा। आई मीन टू से म्यूचुअल फंड का लॉस केवल म्यूचुअल फंड के साथ ही कंपनसेट होगा। और एक बात, जो सभी इक्विटी म्यूचुअल फंड ये 100% इक्विटी म्यूचुअल फंड नहीं होते, ये इक्विटी ओरिएंटेड और इक्विटी डोमिनेटेड म्यूचुअल फंड होते हैं, केवल टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड छोड़ के। वन एंड ओनली वन टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड इज 100% इक्विटी म्यूचुअल फंड। मतलब आपने अगर उस म्यूचुअल फंड में 100 रुपए निवेश किए तो 100 के 100 रुपए स्टॉक मार्केट में ही जाएंगे। अदरवाइज बाकी सारे म्यूचुअल फंड हो, मतलब सेक्टर म्यूचुअल फंड हो या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड हो या आगे भी जो हम म्यूचुअल फंड देखने वाले इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, वो इक्विटी ओरिएंटेड होते हैं। तो 80%, 90% वो पैसा इक्विटी मार्केट में डालते हैं और बाकी 10-20% रकम जो होती है वो अन्य डेट मार्केट में, मनी मार्केट में भी निवेश करते हैं या फिर लिक्विड भी रखते हैं। तो केवल टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड ही 100% इक्विटी म्यूचुअल फंड है। क्यों? क्योंकि एक बार आपने निवेश किया तो उस फंड मैनेजर को भी पता होता है कि ये बंदा अगले 3 साल तक विड्रॉल नहीं कर पाएगा, पूरे के पूरे पैसे हमें अगले 3 साल तक यूज करने को मिल जाएंगे। टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करते हैं तो वो फंड मैनेजर जो है वो इक्विटी मार्केट में ही निवेश करेगा, किंतु वो डोमेस्टिक कंपनियों में निवेश करेगा जिनके प्रमोटर्स और जो कंपनीज मेनली इंडियन कंपनीज है और सारा का सारा टैक्स इंडिया में ही भरते हैं। तो पीएसयू कंपनीज और मेनली इंडिया बेस्ड कंपनीज जिनके प्रमोटर भी 100% इंडियन है, ऐसी कंपनियों में ही वो निवेश करेंगे। एमएनसी कंपनियों के शेयर वो नहीं लेते, ये भी एडिशनली आपको मैं बता दूं। तो एक तरह से पूरा देसी म्यूचुअल फंड है ये स्कीम, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड, ठीक है सर। सुनील यार, एक क्वेरीज थी सर। या आपने टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड बताया ELSS, तो इट्स फॉर 3 इयर्स आपने बोला, लेकिन अगर वो SIP में दे रहा हूँ और लास्ट मेरा SIP क्लियर 3 साल में हुआ है, तो एक्चुअली वो 3 साल हुआ या 6 साल हुआ? वो कैसे होता है कि अगर आप SIP कंटिन्यूएशन में कर रहे हैं, इमेजिन करो कि टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में हर साल आप वैसे भी निवेश कर रहे हैं और वो केवल 3 साल के लिए नहीं कर रहे, आप अगले 10 साल के लिए निवेश कर रहे हैं। तो जो भी पैसा जिस दिन आपका निवेश होगा वहां से 36 महीने तक वो पैसा लॉक रहेगा और उस पैसे से जो आपको यूनिट्स प्राप्त हुए वो लॉक रहेंगे, ठीक है। तो अगर 3rd ईयर में जो SIP क्लियर होगी वो अगले 3 साल 36 मंथ के लिए लॉक हो जाएगी, या करेक्ट? या और भी इनकम टैक्स के प्रति मैं और भी आपको जानकारी देता हूँ। मान लीजिए कि किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपने निवेश किया है या फिर आपने इक्विटी शेयर्स खरीद लिए। अभी क्या होगा कि 1 साल के बाद अगर आप एग्जिट करते हैं तो वो जो प्रॉफिट रहेगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में पकड़ा जाएगा, उसमें गिना जाएगा। मगर इमेजिन कीजिए कि आपकी कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जिस स्ट्रैटेजी के तहत आप इक्विटी मार्केट में उसी कंपनी के शेयर बार बार बीच बीच में ले रहे हैं, मतलब हर 2 महीने में एक बार शेयर वो खरीद रहे हैं आप और धीरे धीरे वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं शेयर्स। तो इमेजिन करो कि आपका जो एक्यूमुलेशन है वो अभी 2000 शेयर्स का हो गया है। ऐसा आप पिछले 3-4 साल से कर रहे हैं
3-4 साल से कोई एक शेयर पर्टिकुलरली आप खरीद रहे हर महीने 2 महीने के बाद खरीद रहे और आपके 2000 शेयर्स बन गए उसमें। अभी 4 साल के बाद अगर वो शेयर्स में से कुछ शेयर्स आप बेच रहे हैं, लेट्स से 500 शेयर आप बेच रहे हैं, तो वो जो 500 शेयर्स रहेंगे, हाल ही में आपने कुछ 500 शेयर खरीदे होंगे, मतलब जहां पे आप शेयर बेच रहे हैं उससे 4-6 महीने पहले अगर आपने 500 शेयर खरीदे हैं और अभी 500 शेयर आप बेच रहे हैं, तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ होगा या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ होगा? तो वो जो कैपिटल गेन पकड़ा जाएगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही पकड़ा जाएगा अगर आपने ये 500 शेयर्स, जितने आपके पास शेयर्स है, 2000 शेयर्स है ना, उसमें से 500 शेयर अगर आपने एटलीस्ट 1 साल पहले खरीदे होंगे तो वो पकड़ा जाएगा। इन शॉर्ट में आपको ये बता दूं कि अगर आपके पास 2000 शेयर्स है, उसमें से आज 500 शेयर आप बेच रहे हैं, तो जो फर्स्ट खरीदे हुए शेयर है ना वो आप बेच रहे हैं, ऐसा माना जाता है। फर्स्ट बाय फर्स्ट सेल, इस प्रकार से माना जाता है। यही नियम म्यूचुअल फंड के लिए भी लागू होता है। म्यूचुअल फंड में तो अक्सर लोग एसआईपी करते हैं, तो एसआईपी कंटिन्यूशन प्रोसेस है, ठीक है। 10 साल आप एसआईपी कर रहे हैं और बीच में आपको पैसा लग रहा है, तो कभी 50,000 रुपए, कभी 1 लाख रुपए आप विड्रॉ कर रहे हैं, तो वो कौन से पैसे पकड़े जाएंगे? लॉन्ग टर्म वाले ही पकड़े जाएंगे। जो आपने पैसा सबसे पहले निवेश किया है वही एग्जिट किया है। समझ में आ रहा है आपको? उदाहरण के स्वरूप में आपको मैं बता दूं कि म्यूचुअल फंड जब आप खरीदते हैं तो आप यूनिट्स खरीदते हैं, राइट? तो आपने 2018 में कुल मिला के 500 यूनिट्स खरीदे, 2019 में 450 यूनिट्स खरीदे हैं, 2020 में 550 यूनिट खरीदे हैं, 2021 में आपने 500 यूनिट फिर से खरीदे हैं और 22 में और 23 में भी आपने 500 यूनिट खरीदे हैं। तो कुल मिला के आपने ओवरऑल हर साल एवरेजली 500 यूनिट खरीदे हैं, बराबर है? तो 18, 19, 20, 21, 22 और 23, 6 साल आपने 500 यूनिट खरीदे हैं। तो कुल मिला के आपके पास कितने यूनिट्स हो गए? 3000 यूनिट्स हो गए। अभी अगर आप 2000 यूनिट बेच रहे हैं, तो जो 2000 यूनिट आप बेच रहे हैं, तो वो कौन से यूनिट पकड़े जाएंगे? रिसेंटली खरीदे हुए यूनिट नहीं पकड़े जाएंगे, वो शुरुआती काल में जो आपने खरीदे हैं उसमें से 2000 यूनिट आप बेच रहे हैं। और उन 2000 यूनिट्स में सारे के सारे यूनिट्स अगर मोर देन 365 डेज प्रायर आपने खरीदे हैं, पहले खरीदे हैं, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ही पकड़ा जाएगा, ठीक है। उसका टैक्स का कैलकुलेशन शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं होगा। किंतु आपके पास अभी 3000 यूनिट्स है और अभी आपने 2700 यूनिट बेचे हैं, लगभग बहुत ज्यादा आपने पैसा विड्रॉ किया है, तो उसमें से 365 दिन पहले आपने कितने यूनिट खरीदे थे? फॉर एग्जाम्पल 2500 आपने यूनिट्स पहले खरीदे, तो 2500 यूनिट का कैलकुलेशन ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ होगा। जो भी प्रॉफिट होगा आपको उस पे पहला 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट टैक्स फ्री रहेगा और बाकी के प्रॉफिट पे आपको 10% टैक्स भरना पड़ेगा। और जो 200 यूनिट्स आपने करंट ईयर में खरीदे हुए थे, जो अभी आप बेच रहे हैं, उसके ऊपर आपको 15% यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पेड करना पड़ेगा। उसके साथ साथ कई सारे म्यूचुअल फंड्स में एग्जिट लोड होता है। एग्जिट लोड यानी एक तरह से ब्रोकरेज वो आपसे लेते हैं। कितना लेते हैं और कब लेते हैं? अगर कोई यूनिट्स आपने 365 डेज के अंदर बेचे हैं, खरीदने के बाद बिफोर 1 ईयर आपने बेचे हैं, और जितना भी वैल्यूएशन आपने रिडीम किया है उस वैल्यूएशन के 1% तक का खर्चा एज ए एग्जिट लोड वो आपको चार्ज करेंगे और वो एग्जिट लोड माइनस करके ही आपको बची हुई राशि देंगे, ठीक है। तो अभी इस सिनारियो में जो पहले अभी हमने एग्जांपल देख रहे थे, 2700 यूनिट्स में से अगर इस साल आपने 500 यूनिट खरीदे हैं विद इन 365 डेज, और बाकी सारे यूनिट्स यानी पहले वाले अगर आपने बिफोर 365 डेज यानी 1 साल पहले खरीदे हैं, तो उन पे कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। ऊपर के जो अभी अपने 200 यूनिट्स बेचे हैं, जो भी उसका वैल्यूएशन रहेगा उस अमाउंट पे आपको 1% एग्जिट लोड लगेगा। उसका टैक्सेशन भी आपको बाद में इनकम टैक्स के साथ आपको STCG से करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से करना पड़ेगा। तो यूनिट में भी आपको फर्स्ट बाय फर्स्ट सेल वाला ही फंड आपको यहाँ पर भी लागू होगा। क्लियर है? ये मुद्दा बाद में आपके मन में आ सकता है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। अभी क्या करें, टैक्स तो देना पड़ रहा है आपको। मैं आपको यही आशीर्वाद दूंगा कि अगले साल आप 2 करोड़ टैक्स पेड कीजिएगा। अगर आप 2 करोड़ टैक्स पेड कर रहे हैं तो आप कितना कमा रहे हैं इसकी आप चिंता कीजिएगा। आपने कितना पेड किया इसकी चिंता आप मत कीजिएगा, है ना। जो रोड बनेंगे, जो पोर्ट बनेंगे, जो स्मार्ट सिटीज बनेंगे, वो आपके पैसे से बनेंगे, तो वो आपके लिए खर्च होगा, आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए खर्च होगा पैसा। तो टैक्स की चिंता मत कीजिएगा।
और टैक्स से भागिएगा मत। टैक्स अपनी लायबिलिटी ना समझे, आपका वो कर्तव्य समझे और उसका निर्वहन आप सही से कीजिएगा। आप जितना अच्छा टैक्स पेड करेंगे ना, उतना आपका सिविल स्कोर बहुत बढ़िया रहेगा, आपका इकोनॉमिक फाउंडेशन अच्छा रहेगा और उसके ऊपर आप लीवरेज लीजिएगा, लोन लीजिएगा और बिजनेस और आपके एसेट्स ग्रो कीजिएगा। कैलकुलेटेड रिस्क लीजिएगा। सरकार यही चाहती है कि आप कैलकुलेटेड रिस्क ले। आपका पैसा आप बैंक को संभालने के लिए मत दीजिएगा, थोड़ा रिस्क लीजिएगा, एसेट बनाइएगा, अपने साथ साथ देश का भी भविष्य उज्जवल कीजिएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट फ्रॉम डेट मार्केट इज ऑल्सो ट्रीटेड अंडर कैपिटल गेन बट हैव डिफरेंट कैलकुलेशंस। उसमें कैलकुलेशन में ऐसे होंगे, दो प्रकार के कैलकुलेशन होंगे। जो डेट म्यूचुअल फंड है और ये डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स है, वो इसमें आएंगे क्योंकि उसमें डेट का पोर्शन ज्यादा है। तो ये कैलकुलेशन दो प्रकार से होगा। इमेजिन करो कि ये कैसे होगा, ये एग्जांपल के साथ बताता हूँ। अगर आपने 1 लाख रुपए डेट म्यूचुअल फंड में डाले और आपको 8% प्रॉफिट हुआ है, यानी 8,000 रुपए मिले, तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपको 8,000 रुपए मिले, तो देन आपको उस पर 10% टैक्स पेड करना है और किस्सा खत्म करना है। कितना हुआ, फिर कितना टैक्स देना पड़ेगा? 8,000 रुपए प्रॉफिट है आपका, 10% यानी 800 रुपए आपको टैक्स पेड करना है। ठीक है, तो ये विदाउट इंडेक्सेशन हो गया। दूसरा होता है विथ इंडेक्सेशन। विथ इंडेक्सेशन में क्या होगा कि इस साल अगर इन्फ्लेशन 5% से बढ़ा है और आपको 8% रिटर्न मिला है, तो 8% में से इन्फ्लेशन तो 5% बढ़ा, तो एक तरह से आपको सही में कितना मिला? 3%। तो जितना रिटर्न वी गेट इन अ ईयर माइनस इन्फ्लेशन राइज इन ईयर, जो भी अमाउंट रहेगा इसका 20% आपको पेड करना है। मतलब 8% माइनस 5% किया जाए तो ये 3% हो गया। 1 लाख का 3% यानी 3,000 रुपए, उसका 20% यानी 600 रुपए। तो फिर इसमें फायदेमंद क्या है? विथ इंडेक्सेशन और विदाउट इंडेक्सेशन। विथ इंडेक्सेशन ये फायदेमंद है। अभी यहाँ पे इन्फ्लेशन कितना ये देखना पड़ेगा। अगर इन्फ्लेशन 3% है तो फिर नेट आपको 5% मिला, यानी 5,000 रुपए मिला, है ना। 8% नेट रिटर्न मिले, ओवरऑल रिटर्न मिले। 3% अगर इन्फ्लेशन बढ़ा इस साल तो आपको नेट कितना मिला? 5%, मतलब 5,000 रुपए। लाख रुपए के ऊपर 5,000 रुपए और उसके ऊपर 20% मतलब कितना होगा? 1,000 रुपए। तो फिर आपको ये विदाउट इंडेक्सेशन भरना अच्छा रहेगा। आपको यही करना है कि 10% फ्लैट पकड़ के चलना है। आपको सावधानी बरतनी है, हमेशा 2-4 जगह से ज्ञान बटोरना है और फिर हमें निर्णय लेना है। तो कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। इतने साल रुके ना आप इन्वेस्टमेंट के लिए, और कुछ समय रुकिए, अभ्यास कीजिएगा और फिर निवेश कीजिएगा। म्यूचुअल फंड भी इतना आसान निवेश नहीं है। पहले आप ज्ञान लीजिएगा किस प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उसके हर एक की क्वालिटीज क्या होती है, रिटर्न्स कितने मिल सकते हैं, रिस्क कितनी है उसमें, किस प्रकार के रिस्क हम ले सकते हैं, हमें किस प्रकार के रिस्क हमें लेनी चाहिए, वो ध्यान में रखते हुए आपके गोल उस इन्वेस्टमेंट के साथ असाइन करने के बाद ही हमें निवेश करना है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाले नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।